ना चालू करते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट था दैट वाज आई गेस वी हैड डन अ क्वेश्चन ऑन चार्ल्स लॉ, राइट? तो आज हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग डालो, पेलोड। सर क्वेश्चन नहीं किया शायद चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ का एक क्वेश्चन किया था ना, दोबारा बोलो एक बार चंद्रमा। सर शायद नहीं किया सर, मेरी कॉपी में तो लिखा नहीं है, पता नहीं सर। अरे वो एक वो वॉल्यूम वाला किया था ना, डेल्टा वी, कितना वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंटेनर। तुम पता बीच नहीं में सर, छोड़ दिए शायद थे मैं क्या? हाँ सर, शायद बीच में छूट गई थी अच्छा अच्छा, तो एक शायद। बार देख लेना यार उसको फिर, है ना। यस। उस क्वेश्चन को देख लेना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन भी था थोड़ा, तो उसको जरूर अच्छे से समझ लेना उस क्वेश्चन को। तो देखो अगले टॉपिक पे आते हैं अपन, पेलोड पे, है ना। तो देखो पेलोड क्या होता है। पेलोड की पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। इट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ गैस बलून, है ना। इतना लिख लो बस, अभी मैं समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखो, गैस बलून की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले तो हम एक गैस बलून बनाते हैं। जैसे, एक सेकेंड यार, जैसे ये हमारा गैस बलून है, राइट। दिस इज अवर गैस बलून। सर ये आपने ज्यादा पढ़ा दिया कि वो मेरा मतलब सुनाई नहीं दे रहा था अभी तक मेरे को। ज्यादा नहीं, इतना ही लिखा है बस। ये अभी मैंने लिखा है और अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अभी तक यस। कुछ समझाया नहीं है, बस लिखा है। तो देखो, जो गैस बलून है वो आपको इस तरह से दिखता है ना। तो होता क्या है गैस बलून में, गैस बलून में अंदर गैस भरी हुई रहती है, ठीक है। और उससे एक ये कंपार्टमेंट रहता है ना। तो इस कंपार्टमेंट में अपन कुछ मास को हैंग कर सकते हैं, राइट। तो जनरली आपने लोगों को इसमें घूमते हुए देखा होगा, गैस बलून्स में, है ना। तो अब इसमें मुद्दा ये होता है कि ये जो गैस बलून रहता है इसकी एक लिमिट रहती है ना। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि आप किसी हाथी को इस पे बिठा दोगे और वो हाथी को उठा देगा हवा में, है ना, ऐसा नहीं होता। इसकी एक लिमिट होती है कि एक मैक्सिमम कितना वेट ये गैस बलून होल्ड करके उसको उठा सकता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वेट जो गैस बलून उठा सकता है उसी को पे लोड बोलते हैं, ठीक है। अब उसका अपन कैलकुलेशन देखेंगे कि कितना मैक्सिमम वेट एक गैस बलून उठा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब ध्यान से सुनना एकदम, क्योंकि समझने वाली बातें हैं। इसमें देखो भर देते हैं कोई गैस, जैसे जनरली इसमें हीलियम गैस भरी जाती है ना। जनरली इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। अब देखो, अंदर है हीलियम गैस, बाहर है एयर, है ना। तो मैं ये एयर के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से पिंक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाहर एयर और अंदर है हीलियम, राइट। ये सब है एयर। एयर एक्चुअली, ये बात अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 78% नाइट्रोजन, है ना। एयर का कॉम्पोजिशन लगभग 78% नाइट्रोजन प्लस 21% ऑक्सीजन होती है ना। यस सर। तो ये मिलके हो गया 99% प्लस छोटी मोटी जो बाकी की गैसेस रहती हैं वो बहुत कम अमाउंट में होती है ना, प्लस रिमेनिंग गैसेस, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो सब इतने 1% में आती है। तो ये कंपोजिशन तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, ये चीज हम कई बार पढ़ चुके हैं। समझने वाला मुद्दा क्या है, समझने वाला मुद्दा ये है कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी गैस इसके अंदर हम रखें, बलून के अंदर हम कौन सी गैस फिलअप करें ताकि बलून ऊपर जाने की टेंडेंसी रखे, है ना। अगर ये ऊपर ही गैस की टेंडेंसी अगर ऊपर जाने की होगी ही नहीं, तो फिर हॉट एयर बलून का पर्पस ही खत्म हो जाएगा ना। लॉजिकल है ये बात।
यस सर। तो अब देखो, इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि जो अंदर जो हवा भरी हुई है वो बाहर की हवा से हल्की होनी चाहिए, है ना। यस सर। जब तक भाई अंदर की हवा बाहर की हवा से भारी होगी तब तक ये हवा ऊपर आने की कोशिश नहीं कर पाएगी, ठीक है। यस ये सर। बात मतलब बेस सिंपल सी बात है कि जो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ज्यादा डेंसिटी वाले के ऊपर आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट। इसको आप दूसरे एग्जांपल से भी कंपेयर कर सकते हो, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे और आप उसको छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि ऑयल ऊपर आ गया है और वाटर नीचे आ गया है। उसका कारण क्या है? ऑयल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में ऑयल का मास कम होता है, मतलब ऑयल हल्का होता है और वाटर भारी होता है। तो ग्रेविटी वाटर पे ज्यादा लगेगी, ऑयल पे कम लगेगी, तो ऑयल नीचे सॉरी वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। इस एग्जांपल में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। यस सर। तो सेम बात यहाँ पर है कि अब हमें जो गैस मेंटेन करनी है बलून के अंदर वो हल्की होनी चाहिए। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए ये रिमेनिंग गैसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। आप रफली 79% नाइट्रोजन मान लो, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। देखो एयर जो है वो लार्जली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 28 AMU, ऑक्सीजन यस के सर। एक मॉलिक्यूल का मास 32 AMU। 32। तो जब दोनों का आप एवरेज लोगे, है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमने मोल कॉन्सेप्ट में निकालना सीखा है, ठीक है। तो जब आप दोनों का एवरेज लोगे तो जो मास है वो 28 से 32 के बीच में आएगा। एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास 28 से 32 के बीच में आएगा। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप कोई भी ऐसी गैस ले लो जो जिसका मास 28 AMU से कम है तो उसकी टेंडेंसी ऊपर आने की होगी। जितनी ज्यादा हल्की गैस लोगे उतनी ज्यादा टेंडेंसी उसकी ऊपर आने की होगी, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 AMU और इसका होता है 28, तो 4 तो बहुत छोटा है 28 से, तो इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है ऊपर आने की, राइट। सर ऐसे तो हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं फिर। यार फिर एक्चुअली यहाँ हाइड्रोजन पे का वो दूसरे फैक्टर्स भी हमको कंसिडर करना पड़ता है। हीलियम एक नोबल गैस है ना, हीलियम एक नॉन रिएक्टिव गैस है। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हीलियम से ज्यादा है। तो हम ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि हम जो गैस अंदर भर रहे हैं वो रिएक्टिव ना हो, वो रिएक्ट ना करे किसी चीज से, समझ रहे हो ना। अगर वो रिएक्ट कर रही है तो सर। दिक्कत हो सकती है ना, यस सर। कुछ दूसरा प्रोडक्ट सर क्या फॉर्म हो जाए, दिक्कत होगी कुछ कंबस्टिबल सर उससे? प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, अगर उसमें थोड़ी सी फायर आ जाए तो वो प्रोडक्ट मतलब वो गैस जल जाए, है ना। यस सर। तो रिएक्शन नहीं सर होना नीचे, चाहिए। हाँ बोलो। सर नीचे वो आग भी तो लगाते ना सिलेंडर से, हॉट एयर हाँ तो बलून में। हीलियम के केस में तो कुछ नहीं होता ना, हीलियम थोड़ी ना कंबस्टिबल है। नहीं, जब वो उड़ता है तो मतलब फायर स्टार्ट करते हैं ना इग्निशन, तब वो उड़ने लगता है, वो उड़ता है, वो स्टार्ट होता है उड़ना। हाँ हाँ, तो वो क्यों लगा? मतलब वो तो फायर क्यों लगाते हैं? फायर यार, फायर लगाने से यहाँ पे प्रेशर, देखो फायर अगर आप यहाँ पे फायर यहाँ पे लगाते हैं, राइट, जहां तक मुझे हाँ याद आ रहा है। हाँ। तो फायर जब आप यहाँ पे लगाओगे तो उससे होगा क्या कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और इसकी यस सर। वॉल्यूम फिक्स है तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने से ये जो गैस है ये और ज्यादा मतलब फास्ट पुश करेगी, सरफेस को ज्यादा फास्ट हिट करेगी। क्यों? प्रेशर बढ़ गया अच्छा ना गैस का, टेम्परेचर बढ़, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। है ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV/RT। हाँ। तो प्रेशर बढ़ने से इसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। स्पीड को मॉनिटर करने के लिए ये जो है गैस को हीट किया जाता है, ठीक है। यस। तो बाकी अभी जो हीटिंग इफेक्ट है हॉट एयर बलून में, अपन को यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट नहीं कंसीडर करना है, हम एक नॉर्मल इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं ना। नॉर्मल इफेक्ट क्या है कि अगर हल्की गैस आप इसके अंदर मतलब हल्की गैस अगर आप भरोगे तो वो बलून ऊपर आएगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट अगर आप कंसीडर करने लगोगे उसमें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसका ये हीटिंग इफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है गैस का, ठीक है। सर मुझे एक और डाउट था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है अभी, मतलब पुराने हाँ हाँ टॉपिक से बताओ है। बताओ बताओ। सर जब वो PV इज इक्वल टू nRT से अपन वो कहते हैं ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
और सर जो पहला लॉ पढ़ा था अपन ने, ब्योल्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नहीं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। नहीं, और सर पर पीवी इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अच्छा हाँ, याद आ गया। और कुछ नहीं सर। ठीक है, तो अब देखो अपन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हमारे पास जो केस है वो एक सिंप्लीफाइड केस है, इसमें हम यहाँ पे हीटिंग का इफेक्ट नहीं कंसीडर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको मैक्सिमम वेट कैलकुलेट करना है। जब हमको ये बात समझ में आ गई कि ये जो हीलियम गैस है ये ऊपर आने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब इस पे, बलून पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको अपन बॉयंट फोर्स कहते हैं, है ना। बायनेंसी। हाँ, बॉयंट फोर्स, बॉयंसी। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। देखो, ये बलून के ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स। ये बॉयंट फोर्स ही है जो इस हीलियम को इस एयर के ऊपर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो किस पे लगता है, एक और बता दीजिए। इस पे लगेगा, ये जो एरो देखो, इस पे लगेगा, बलून पे, इस गैस पे। अच्छा, मतलब सरफेस पे लगेगा, गैस के गैस पे लगेगा अंदर जो है। मतलब तुम इसको फील करने की कोशिश करो। बॉयंट फोर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो लाइटर फ्लूइड है ना, जो हल्का फ्लूइड है, जब आप इसको भारी फ्लूइड में मिक्स करते हो और छोड़ दोगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, हल्का फ्लूइड भारी फ्लूइड के ऊपर आने की कोशिश करेगा। इसी को बॉयंट फोर्स बोलते यस हैं, सर, ठीक है सर। है ना। मतलब इसको ऐसे समझ लो। देखो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया है ना, तो ऑयल के ऐसे ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं। ऑयल जो है ऐसे ड्रॉपलेट्स फॉर्म में हो गया है, बबल्स के फॉर्म में। और बाकी हिस्से में जैसे वाटर है ना, बाकी हिस्से में वाटर है। तो जब तक आप मिक्स कर रहे हो, है ना, जब तक आप मिक्सचर को मिक्स करते जा रहे हो, तब तक तो ये बबल्स, ऑयल जो है वो बबल्स के फॉर्म में रहेंगे, है ना। जैसे ही आपने मिक्स करना बंद कर दिया, आपने ये जो आपका जो स्टिरर था, स्टिरर को जब आपने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो बबल्स है ना, धीरे धीरे ये जो ऑयल के बबल्स हैं, ये सब इकट्ठा हो के ऊपर आने लगेंगे। तो ये ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने स्टिर करना बंद किया, तो क्या होता है, तो ये जो ऑयल है ये है लाइट, और इसके बाजू में जो फ्लूइड है वो है हैवी। तो ये ऑयल को रियलाइज होता है कि भाई मैं तो हल्का हूं, तो मुझे तो ऊपर जाना चाहिए, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। तो ये सब मिला के लेयर बना लेते हैं, और वाटर इससे अलग हो जाता है। तो किसी भी हल्के फ्लूइड का किसी भारी फ्लूइड में होना, पहली चीज। और दूसरी चीज, फिर इस तरह के केस में वो जो हल्का फ्लूइड है वो बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। बॉयंट फोर्स आपको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स चैप्टर यस में। सर। अभी आपको बेसिक आइडिया लग गया बॉयंट फोर्स क्या होता है। यस। दो फ्लूइड्स की बात करते हैं अपन इसमें, है ना। बॉयंट फोर्स में हमेशा दो फ्लूइड्स की बात करते हैं। द फ्लूइड्स में भी लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, गैस गैस, लिक्विड गैस, है ना। सॉलिड्स की बात इसमें नहीं करेंगे। सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स, क्योंकि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। हाँ बताओ चंद्रभान, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नो। चलो ठीक है। देखो, तो अपन को ये तो समझ में आ गया कि ये जो हीलियम है, हल्का होने के कारण ये बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये हीलियम गैस ऊपर आने की कोशिश करेगी। अब हीलियम गैस बलून के अंदर बंद है, तो बलून भी साथ में ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो यस अब सर। इस पे जब आप एक मास लटका दोगे, है ना, मान लो कि ये अपन ने एक एम मास अपन ने यहाँ पे लटका दिया है, तो ये एम मास के कारण क्या फोर्स लगेगा नीचे, एम जी फोर्स, एमजी। जी। ठीक है। तो ये जो एम जी है ये इसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगा। साथ में इसमें एक और फोर्स लगेगा, ये भी मास है, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, है ना। तो इसको अपन बोल देते हैं, इस पूरे को अपन बोल देते हैं एम डैश जी, ठीक है। जहां पर एम डैश क्या है, एम डैश है मास ऑफ बलून, है ना। बलून का भी अपने आप में कुछ मास होगा, प्लस मास ऑफ गैस, गैस का भी अपने आप में कुछ मास होगा, ठीक है। तो जो बॉइंट फोर्स है वो फिर एम जी प्लस एम डैश जी के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर आप मैक्सिमम वेट की बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम वेट तो तभी होगा ना जब एफ बी और अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। सब बराबर हो जाएंगे तो मूव ही नहीं कर पाएगा ना। हाँ, तो वो वैसे ही पकड़, मतलब ऊपर रहेगा बस हवा में। नहीं तो ऊपर भी तो जाता है वो, तो मतलब एफ भी ज्यादा होना चाहिए ना थोड़ा।
ऊपर होना चाहिए। 1 मिनट रुको, ऊपर मूव कर पाएगा इसीलिए क्योंकि नहीं नहीं ऊपर मूव फिर नहीं कर पाएगा यार। मैक्सिमम वेट के केस में ये ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम वेट के केस में बस वो अटका रहेगा वहां पे। अच्छा मैक्सिमम हाँ, वेट से अगर कम वेट होगा तो हाँ, ऊपर अगर आप जाएगा। मैक्सिमम देखो, मतलब पहले अपन ये इक्वेशन लिख लेते हैं फिर इससे अपन को समझ में जाएगा। देखो अभी अच्छा समझ फिलहाल के गया। लिए अपन मान लेते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा रुका हुआ है हवा में, है ना। अगर पूरा रुका हुआ है इसका क्या मतलब है, अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, राइट। तो इस बात को अपन लिख लेते हैं कि अपवर्ड फोर्स मतलब बॉइंट फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स मतलब एम जी प्लस एम डैश जी, ठीक है। अब भैया देखो सीधी सी बात ये है, बॉइंट फोर्स तो फिक्स है ना। बॉइंट फोर्स फिक्स में भी मैं समझाऊंगा, बॉइंट फोर्स का जब अपन फॉर्मूला लिखेंगे उससे समझ में जाएगा आपको। फिलहाल के लिए आप इस बात पे फोकस करो, बॉइंट फोर्स फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। एम डैश जी एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि क्योंकि ये बलून का मास तो कांस्टेंट है ना, और हीलियम जो जितना अपन ने अंदर भरा है उसका मास भी कांस्टेंट होगा, तो ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है ना। अगर आप यस सर। ये वाला जो मास है ये अपने हाथ में है ना, मास क्योंकि अपन रख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कितने बड़े आदमी को अपन को खड़ा करना है वो तो अपने पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये वाला जो टर्म है ये है वेरिएबल, इस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो ये है कांस्टेंट, ये वाला टर्म है कांस्टेंट और ये वाला टर्म है वेरिएबल, ठीक है। तो ये वाला टर्म वेरिएबल है, तो जैसे अगर ये वाला टर्म कम है, ध्यान से सुनना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एफ बी जो है वो ज्यादा हो जाएगा एम जी प्लस एम डैश जी से, राइट। अगर हाँ आपने मास हाँ। कम ले रखा है तो इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर नहीं आ पाएगा, मतलब ये टर्म बड़ा हो जाएगा, बॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, बलून जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। यस सर। सबको क्लियर है ना, ऐसा होना चाहिए। तो यस अपन अपन क्या है, यस सर। इक्वलिटी वाली कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इक्वलिटी वाली कंडीशन के केस में हम ये बोलेंगे कि हम मैक्सिमम कितना मास रख सकते हैं ताकि ताकि बलून पूरा रुका रहे, राइट। अगर आप ज्यादा मास रख दोगे, जो मैक्सिमम मास अलाउड है उससे भी आप ज्यादा मास रख दोगे तो क्या होगा, फिर ये वाला जो सम है ये इससे बड़ा हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो अपवर्ड फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, तो इसका उसका मतलब फिर क्या होगा, उस केस में बलून नीचे आने लगेगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे आने लगेगा, है ना। क्लियर है इसमें ये सर चीज। डाउट हाँ बताओ। सर, अगर ऐसा करेंगे सर, वैक्यूम क्रिएट कर दें उसके अंदर, तो बलून के अंदर, तो मास तो बिल्कुल जीरो हो बलून जाएगा ना उसके अंदर। बलून के अंदर तुम वैक्यूम क्रिएट कर दोगे तो बॉइंट फोर्स, सर वो करना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीचे से खुला रहता है ना बलून। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी तो खैर उसमें है नहीं, वो तो तुम्हारी बात सही है। अपन फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जैसे नीचे से अगर बंद भी है, अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दोगे तो उससे क्या होगा। 1 मिनट रुको चंद्रमान, इस क्वेश्चन पे मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, एक बार मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं, उसमें फिर अपन मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। यस। तो देखो फिलहाल के लिए अपन को ये तो समझ में आ गया कि भाई इस इक्वेशन से जो m आएगा वो मैक्सिमम वेट होगा जो हॉट एयर बलून, मतलब जो बलून है वो लिफ्ट कर सकता है। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब अपन वैल्यूज डालना चालू करते हैं। तो पहले तो आपको भाई ये पता होना चाहिए कि बॉइंट फोर्स क्या होता है। तो बॉइंट फोर्स आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में या नाइन्थ में पढ़ा होगा। बॉइंट फोर्स की यस सर डेफिनेशन क्या 9th। है, वेट ऑफ द फ्लूइड वो डिस्प्लेस्ड, याद नहीं है। है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये लाइन आपको लिखवाई जाएगी। यस सर। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे ये द फिजिक्स का, अमाउंट ऑफ हाँ वाटर फिजिक्स इज का है ये। बॉइंट फोर्स जो होता है, बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इसको आप लोग इस लाइन को अभी याद रख लो, इसको समझ आप फिजिक्स में लेना जब सर फ्लूइड्स पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। उस टाइम भी वो यही डेफिनेशन लिखवाएंगे। देखो मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो यहाँ इतने ध्यान से सुनना, इतने पोर्शन में देखो यहाँ पर भी हवा है और यहाँ पर भी हवा है, मतलब हवा इन द सेंस यहाँ पर भी एक गैसियस सब्सटेंस है बाहर और अंदर भी एक गैसियस सब्सटेंस है, राइट। अब एक बात ये सोचो कि अगर हीलियम की जगह यहाँ पर एयर भरी होती तो भी क्या ये बलून ऊपर आता,
नहीं सर। सर नहीं आना हाँ चाहिए सर। था, है ना? तो इतने पोर्शन में अगर एयर भरी होती तो बलून ऊपर नहीं आता। इतने पोर्शन में एयर की जगह कोई दूसरी गैस भरी हुई है जो कि एयर से हल्की है, इसलिए बलून ऊपर आ रहा है। सर एक डाउट और है। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? यस यस सर। हाँ चंद्रपाल बोलो। सर डाउट। सर हवा की टेंडेंसी भी तो होगी सर अंदर जाने की, क्योंकि मूव कर रही है वो भी अंदर हॉट एयर मतलब बलून के, अंदर कैसे जाएगी मतलब बलून के अंदर, ये बाउंड्री है ना, अंदर मतलब कैसे जाएगी? ये जो नीचे ये छेद है इसमें से। नहीं, नीचे वाला छेद तुम लोग इग्नोर कर दो, वो अभी अपन को कंसीडर नहीं करना है ना, ठीक है? यस वो सर। यस तुम सर। मान लो कि वो ब्लॉक्ड रहता है, तो जो ये जो गैसेज है इनका इंटरमिक्सिंग नहीं अलाउड है, ठीक है? यस तो क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, बॉइंट फोर्सेस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अच्छा, मेरे को इससे एक और बात याद आई, जो तुम वो हीट करने का पूछ रहे थे कि हीट करने से क्या फायदा होता है। वो हीट करने से एक और चीज होती होगी जो मैं अभी रियलाइज कर पा रहा हूँ, कि जब आप यहाँ से हीट करते हो ना, तो ये वाली जो अंदर गैस है ये हो जाती होगी बहुत गर्म, और बाहर जो हवा है वो है ठंडी। तो इस गैस का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हवा जो है वो यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, तो ये हवा को अच्छा, तो घुसने लो नहीं टू देगी हाई नहीं अंदर। जाएगी ना, हाई टू लो जाता है ना सर, इसलिए। क्या? मतलब लो टू हाई नहीं जा पाती गैस, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। हाँ, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर गैस नहीं जा पाती, मतलब उसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। इस हाँ अंदर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, ये बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे इधर उधर, तो ये हवा के मॉलिक्यूल्स को घुसने ही नहीं देंगे ना अंदर छेद में से। सर, पर ये वाली अंदर वाली तो बाहर जा यस सकती है ना। अंदर वाली बाहर जा सकती है यार, अंदर वाली भी बाहर नहीं जाती होगी, उसके लिए वो कुछ करते होंगे सेटअप यार, मतलब उसके लिए फिर वो उसका जो अपैरेटस है, जो सेटअप है इसका हॉट एयर बलून का, वो डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो अब उतना डिटेल में तो खैर अपन नहीं करते, उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को अपन सर शायद ऐसा करते हो, भरते रहते हो मतलब कंटिन्यूअसली। नहीं, वैसा तो नहीं करते। नहीं, वैसा तो मतलब ये चीज तो नहीं होती है, इसका तो मेरे को पता है। ज्यादा डीप टेक्निकलिटीज में नहीं जाते अब अपन, है ना? जितना अपने काम का है अपन उतना समझ लेते हैं। देखो सर वापस वैक्यूम अपन, वाला डाउट। हाँ मैं वैक्यूम वाले डाउट, मैं उस पॉइंट पे अभी तक पहुंचा नहीं हूँ एक्चुअली। वो मेरे को याद है, मैं अभी उसको इंक्लूड करूंगा अपने डिस्कशन में। देखो, अपन वापस पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये था कि अगर यहाँ पर हवा होती, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इतने बाउंड्री में हवा भरी होती यहाँ पे, तो ये बलून ऊपर नहीं जाता, राइट? बलून की ऊपर जाने की टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि आपने हवा से कुछ हल्का गैस इसके अंदर भर दी है। तो इसका मतलब ये जो गैस है जो आपने अंदर भरी है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, जिसको आपने बॉइंट फोर्स या बॉयंसी नाम दे दिया। इस बात से एग्री करते हैं सब लोग? यस सर। तो यस सर। यस ये सर। जो ये जो बॉइंट फोर्स है ये लग क्यों रहा है? क्योंकि इस गैस की डेंसिटी हवा से कम है। एग्रीड? यस सर। है ना? बॉइंट फोर्स इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि ये जो गैस अपन ने भरी है इसकी डेंसिटी एयर से कम है। तो डेंसिटी पे तो बात ही नहीं की ना अभी अपन। या इसको वेट के टर्म्स में मान लो कि ये इसका जो वेट है वो हवा से कम है। यस हाँ इस बात से एग्री करते हो ना? इतनी वॉल्यूम में अगर हवा होती, एयर होती, तो बलून ऊपर नहीं जाता। इतनी वॉल्यूम में हीलियम है, इसलिए बलून ऊपर जा रहा है। तो हीलियम का मास कम है, इसलिए बलून ऊपर जा रहा है। इस बात से एग्री करते हैं सब लोग? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो अपन ने क्या लिखा है, बॉइंट फोर्सेस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हीलियम ने एयर को इतने वॉल्यूम में से हटा दिया है ना? इतने वॉल्यूम में हीलियम है, मतलब इतने वॉल्यूम में एयर नहीं है। हीलियम हैज डिस्प्लेस्ड एयर फ्रॉम दिस मच वॉल्यूम। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। तो यस सर। तो बॉइंट फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि हीलियम हैज डिस्प्लेस्ड एयर फ्रॉम दिस वॉल्यूम, इसीलिए बॉइंट फोर्स आ रहा है। तो जितनी ज्यादा हीलियम होगी उतना ज्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा। तो बॉइंट फोर्स एक्चुअली किस बात पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना? फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे जो फ्लूइड एयर। डिस्प्लेस हुआ है वो है एयर। तो ऐसा कोई फ्लूइड, ऐसा कोई अंदर वाला फ्लूइड जो बाहर वाले फ्लूइड को जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा अंदर वाले फ्लूइड पे बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। यस सर। ठीक है? सर फिर तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना हीलियम की। डेंसिटी ज्यादा नहीं, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो मास ज्यादा हो जाएगा ना, फिर तो नीचे आने लगेगा वो, यस फिर तो बॉइंट फोर्स सो की मतलब बात अपन ही ये नहीं कह रही। सकते हैं
सर बोलो। बोलो बोलो बोलो। सर मैं ऐसे कह सकते हैं मतलब जो एफ बी है वो जितनी वेट एयर होगी वहां पर पहले उतना उसके इक्वल होगी। हाँ हाँ, ये यही तो है एफ बी। एफ बी देखो ना अपन ने क्या लिखा है, एफ बी इज हाँ मतलब वेट ऑफ द वही है। फ्लूइड डिस्प्लेस। अब देखो अपन इसको इक्वेशन में डालते हैं। बस सर पॉइंट फोर, हीलियम डाल देंगे जितनी कितनी भी अंतर तो उससे अंतर थोड़ी ना पड़ेगा एयर के डिस्प्लेस्ड वेट पे। मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो एक बार। मतलब हीलियम अगर मतलब थोड़ी सी भी है और बहुत ज्यादा है फिर भी अंतर नहीं पड़ेगा ना एयर का जो जितनी डिस्प्लेस हो रही है एयर। अंतर तो पड़ेगा यार, क्यों नहीं पड़ेगा, मतलब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। हाँ तुम ये बात सही कह रहे हो कि जैसे ये जो वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में पूरे में जैसे अपन ने हीलियम भरी है, तो एयर तो इतने में है नहीं, है ना। हाँ ध्यान से सुनना, वो संकेत सही पॉइंट कह रहा है कि इतने वॉल्यूम में हीलियम है तो इतने वॉल्यूम में एयर तो है नहीं। तो ये तो फिक्स हो गया कि इतने वॉल्यूम में एयर नहीं आएगी, है ना। अब हीलियम कितनी भी हो सकती है, हीलियम अंदर 1 मोल हो सकती है, हीलियम अंदर 2 मोल हो सकती है, हीलियम अंदर 10 मोल हो सकती है, राइट। हाँ वही बोल। अब बात यहाँ पे ये हो जाएगी कि जैसे जैसे आप हीलियम कम लोगे, एम डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। एम डैश एम की डैश तो कपड़े का वेट है ना जो लगाया है। नहीं, एम डैश दोनों का वेट है भाई। किसी भी मैटर पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है। अच्छा ठीक है दोनों मैं का तो हुआ ग्रेविटी तो का फोर्स तो यूनिवर्सल है ना, वो तो हर मैटर पे लगेगा। ठीक है ठीक है। सर। तो ये जो एम डैश जी जो है, ये दोनों का वेट है ना, दैट इज अंदर जो गैस भरी है उस पे, प्लस बाहर जो बलून है वो। तो अंदर जो गैस भरी है, अगर आप गैस का अमाउंट चेंज करोगे तो एम डैश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिलहाल के लिए अपन को ये यस मान के सर। चलना है, अपना जो फोकस है वो पेलोड पे है। तो हम इसका वेट ऑल्टर कर रहे हैं ना, तो ये अपन को मान के चलना है कि इसका वेट अपन ने फिक्स करके रखा है। इसका वेट जब फिक्स है तो फिर अपन क्या मैक्सिमम वेट यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो देखो, अब अपन देखो इस इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं। एफ बी मतलब बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब बेसिकली अपन को ये देखना है कि यहाँ पे जो बॉइंट फोर्स होगा वो होगा वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस मच वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कितनी एयर थी रहती जो हीलियम ने हटा दी है। ठीक है। यस तो सर। देखो इस वॉल्यूम में कितनी एयर रहती, उसका वेट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये हो जाएगा, बॉइंट फोर्स हो जाएगा वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर कितने वॉल्यूम में, इन वॉल्यूम ऑफ बलून, है ना। ध्यान से सुनना, बलून का जो वॉल्यूम है उसमें अगर एयर होती, ध्यान देना इफ की बात कर रहे हैं अपन, एयर एक्चुअल में है नहीं, अगर उसमें एयर होती तो उसका क्या वेट होता। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एम डैश जी। यस। अब देखो वेट ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ बलून, ये अपन कैसे लिखेंगे। तो बॉइंट फोर्स होता है वेट वेट इंटू, एक मिनट रुको, बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, है ना। इसको पहले ऐसे लिख लो, एम जी। जो एयर का वेट है वो एम जी होगा। ठीक है। यस सर। अब एयर का जो वेट एम जी है, अब एम जी को अपन कैसे लिख सकते हैं, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ यस सर। एयर, ध्यान से सुनना, इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट को अपन एम जी लिखते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। वेट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेट को अपन एम जी यस लिख सर सकते हैं ना। लिखते हैं। तो इसको मैं और थोड़ा स्पेसिफिकली लिख देता हूँ, मास ऑफ एयर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी इक्वेशन तो आगे एज इट इज सेम ही है ना। तो अब देखो मास ऑफ जो एयर है वो है डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर की डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर, अब आप किस एयर की बात कर रहे हो ये बताओ मुझे। जो अगर बलून के अंदर होती तो उस एयर की अपन बात कर रहे हैं, राइट। एग्री करते हैं सब लोग यस इस यस बात से। सर। तो यस सर। यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ बलून हो जाएगा ना, क्योंकि जो भी गैस है वो तो पूरे अंदर पूरे में फैल जाती है। तो जो कंटेनर का हाँ वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम हो जाता है। सही है। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको अपन को कायदे से ऐसे लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर।
ये और सही है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, नहीं यस है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो आप इस तरह से लिख लेना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, और अगली लाइन में फिर लिख लेना इसी को, इसी इक्वेशन को, डेंसिटी ऑफ एयर वो तो फिक्स रहती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम के या फिर वॉल्यूम ऑफ बलून के, क्योंकि जो हीलियम है वो बलून के अंदर ही है ना। तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हीलियम या फिर वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस शुड बी इक्वल टू mg प्लस m डैश g। ये इक्वेशन सब लोगों को क्लियर हुई यस है ना। तो ये हो जाएगा अपना, ये जो एक्सप्रेशन मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा है, दिस इज वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय हीलियम गैस, जिसको अपन बॉइंट फोर्स कहते हैं, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। एग्री करते हो सब लोग? यस सर तो बॉइंट फोर्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, बाकी आपको डिटेल में फ्लूइड्स चैप्टर में फिजिक्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया तो इतने में आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर में, है ना। अब अपन आते हैं आगे के टर्म्स में। देखो अपना जो इक्वल टू के लेफ्ट वाला टर्म है वो तो क्लियर हो गया, इसको एक बार और कंक्लूसिवली लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू जी इज इक्वल टू एम जी, है ना। तो एम तो जो है वो है अपना पेलोड, पेलोड का मास, और एम डैश जी। तो एम डैश को भी अपन स्पेसिफाई कर देते हैं, एम डैश क्या था, बलून और उसके अंदर की गैस दोनों का मास है ना, बलून प्लस गैस इनसाइड, दोनों का मिला के जो मास है वो है एम डैश, राइट। ठीक है। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मैक्सिमम पेलोड क्या होगा, अगर आपको सारी वैल्यूज पता है तो इस इक्वेशन से अपन बता सकते हैं, बता सकते हैं। यस सर तो ये इक्वेशन लिख लो और फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस पे क्वेश्चन करना। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसका, पेज नंबर 6। लो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। पेलोड खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, इसके 15-20 साल में एक आध सवाल ही आया है, एक आध बार, एक या दो बार, तो इसके चांसेस आने के कम रहेंगे, है ना। बस आप अगर क्वेश्चन आए तो बस आप तो ये इक्वेशन ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इतने से क्वेश्चन हो जाएगा, जब आएगा तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पेलोड की जहाँ पे अपने अपने हेडिंग डाली थी ना, उसके बगल में ब्रैकेट में चाहो तो लिख भी सकते हो कि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टाइप से, ताकि तो जब तुम सर आर रिवाइज करो। रेडियस में, सर आर रेडियस है क्या ये? आर वो गैस कांस्टेंट है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी आर। अच्छा वो वाला है। ठीक है, तो चाहो तो पेलोड के बगल में लिख लेना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आप रिवाइज करो, अगर आपके पास टाइम कम बचे तो फिर आप पेलोड को स्किप भी कर सकते हो। सर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है इस क्वेश्चन। कैलकुलेशन मत करो, बस एक बार देख लो कि कौन सी वैल्यू उठा के कहाँ से डालोगे,
वो बस एक बार समझ लो, फिर अभी मैं 1 मिनट बाद समझाता हूँ, तो उसमें मैच कर लेना। यस सर, हो गया, लेकिन हाँ, कैलकुलेशन हो बहुत गया। ज्यादा है। कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये सब वैसे। चलो ठीक है, देखो अपन इसको समझ लेते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि इसी टाइप का है। एक बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ बलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर है ना, बलून का डायमीटर दिया है। स्फीयर मानेंगे अपन बलून को, सिंपल केस मानेंगे। उसका जो वेट है वो 100 kg है बलून का। कैलकुलेट इट्स पेलोड इफ इट इज फिल्ड विथ हीलियम एट 1 atm एंड 27 डिग्री। ये जो 100 kg वेट है ये बलून का है ना, मतलब इस चीज का वेट है ये, बलून प्लस गैस का मिला के नहीं है, सिर्फ बलून का है 100 kg। कैलकुलेट इट्स पेलोड इफ इट इज फिल्ड विथ हीलियम, है ना, उसको हीलियम से भर दिया है एट 1 atm। फिर ये प्रेशर टेम्परेचर दिया है, एयर की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वही पेलोड निकालना है। तो हम इक्वेशन लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून इंटू जी। देखो, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून इंटू जी, दिस इज इक्वल टू एम जी, ये पेलोड का, प्लस एम डैश जी, ये बलून और गैस का मिला के। तो आपको ये वाला टर्म निकालना है, ये वाला टर्म आपको निकालना है। सीधी सी बात है, इसके लिए बाकी टर्म्स पता होने चाहिए। तो मार्क करना चालू कर दो, क्या क्या पता है। डेंसिटी ऑफ एयर पता है ना, वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ इससे बलून तो निकल आपको, जाएगी वो। हाँ, डायमीटर पता है 20 मीटर, रेडियस निकाल लेना इससे, और इसमें डाल देना 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। मीटर क्यूब में निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, हर चीज सारी एसआई यूनिट्स में निकाल लो, सारी सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में डाल लो। तो देखो, डेंसिटी तो एसआई यूनिट में है ही, केजी पर मीटर क्यूब, ये तो एसआई यूनिट है ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डायमीटर मीटर में है, तो 10 मीटर डालना इसमें, तो ये वॉल्यूम भी एसआई यूनिट में जाएगी, मीटर क्यूब में। इसका भी एसआई यूनिट डालना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 है ना। तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये पता है एम डैश, ठीक है। तो एम डैश जो है उसमें दो कंपोनेंट्स का मास होता है, एक तो बलून, एक तो बलून, है ना, इसका मास अपन को पता है 100 kg, ठीक है। और दूसरा होता है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 kg, ये तो बलून का मास हो गया। और दूसरा होता है मास ऑफ एयर, मास ऑफ हीलियम, सॉरी हीलियम, मास ऑफ हीलियम, है ना, क्योंकि हीलियम अपन ने अंदर भरी है, गैस इनसाइड, है ना। तो मास ऑफ हीलियम, ये चीज अपन को नहीं पता है, ठीक है। तो अपना जो फोकस है, और डायरेक्टली ऐसे दिया भी नहीं है, तो ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला टर्म निकालेंगे, मास ऑफ हीलियम। तो आप अपना फोकस ले आओ मास ऑफ हीलियम निकालने पे, ठीक है। तो उसके लिए देखो आपको क्या क्या टूल्स दिए क्वेश्चन में। जो हीलियम है वो अंदर 1 atm प्रेशर और 27 डिग्री सेल्सियस पे है ना। तो आपको प्रेशर पता है 1 atm, और आपको टेम्परेचर पता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो वही पीवी इज इक्वल टू एनआईटी लगाएंगे, सिंपल, है ना। मास आपको निकालना है, तो आपको मोल्स निकालना पड़ेगा, यस। है ना। तो मोल्स ऑफ हीलियम से आता है अपना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डब्ल्यू के टर्म्स में, है ना, नहीं तो ये मोलर मास जैसा दिख रहा है, इसीलिए डब्ल्यू हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपना आ जाएगा मास ऑफ हीलियम बाय मोलर मास ऑफ हीलियम, है ना। यहाँ पर भी अपन डब्ल्यू लिख देते हैं इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो वॉल्यूम लीटर में लेंगे ना। 1 मिनट में बता रहा हूँ, बता ही रहा हूँ मैं पूरा कैलकुलेशन कि कौन सी वैल्यू कैसे डालना है। तो देखो, आपको ये वाला टर्म बेसिकली निकालना है ना, ये वाला टर्म अपन को निकालना है। तो इसके लिए बाकी अपन को पता होना चाहिए। तो मास ऑफ हीलियम अपन को पता है, सॉरी मोलर मास अपन को पता है 4 ग्राम, है ना। अब देखो आप इसमें लगा दो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखो, प्रेशर आप डाल दो एटीएम में, ठीक है। ये देखो, मैं पूरे सारी वैल्यूज यूनिट के साथ डाल रहा हूँ। प्रेशर मैंने डाला एटीएम में 1 atm। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका अपन डालेंगे, हीलियम गैस का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि हीलियम गैस बलून के अंदर है, बलून के बराबर। तो बलून के बराबर इसका वॉल्यूम होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4190। है ना। तो मैं यहाँ पे बस वैल्यू डाल देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब
और ये अपनी वैल्यू आएगी मीटर क्यूब में, है ना। ये मैंने यूनिट ऐसे बगल में लिख दी। मोल्स अपन निकालेंगे, मोल्स की यूनिट तो मोल में ही आएगी, है ना। आर, तो आर को देखो, अब आर की यहाँ पर यूनिट देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर को आप दिया हुआ है 0.0082 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो इसको मैं वहां पे लिखता हूँ एज इट इज, वैल्यू यूनिट के साथ। ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, 1 मिनट रुको, इसको मैं दोबारा फैला के लिखता हूँ पूरा, है ना। तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें अपन यहाँ पे 1 सेकेंड, अपन इसमें यहाँ से वैल्यूज डाल रहे हैं 1 एटीएम इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये आएगा मीटर क्यूब में। एन तो आएगा मोल्स में, है ना। आर की वैल्यू देखो, क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 0.0082 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो 0.0082 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, है ना। और आपका टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। तो इसको आप केल्विन में ही रख दो, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है केल्विन, है ना। अब देखो यूनिट्स कहाँ कहाँ पे डिफर कर रही है। ऐसे अपन ने इक्वेशन लिख ली, एटीएम एटीएम सही है, कैंसिल कर दो इसको, है ना। मीटर क्यूब, अब यहाँ पे है डेसीमीटर क्यूब, तो इसको किसी को भी कन्वर्ट कर दो, या तो मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, या इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, एग्रीड। Yes, तो sir. ये जो मीटर क्यूब है, मैं इसकी Yes, जगह sir. 10 डेसीमीटर का क्यूब, है ना, इसको इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, मीटर क्यूब की जगह 10 डेसीमीटर का क्यूब, मतलब 1000 डेसीमीटर Decimeter. क्यूब। एग्री करते हैं सब लोग इस बात से। Yes. Yes. तो बस अब यहाँ पे भी डेसीमीटर क्यूब आ गया, तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो डेसीमीटर क्यूब है ये इस डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और जो केल्विन है वो इस केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब तो बस Yes, एक sir. ही यूनिट बच रही है, मोल। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो मोल अभी डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर इस तरफ न्यूमिनेटर में चली जाएगी, तो अपना जो स्मॉल एन है वो मोल्स में आ जाएगा। समझ में आया सबको कैलकुलेशन? Yes, sir. तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ। देखो अल्टीमेटली होगा क्या, आपकी जो इक्वेशन है वो फाइनली हो जाएगी 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1000, है ना। 1, क्योंकि यूनिट्स तो कैंसिल कर दी हमने, है ना। 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1000 इज इक्वल टू n इंटू 0.0082, इसमें मोल की यूनिट बच रही है डिनोमिनेटर में, इंटू, और लास्ट में क्या वैल्यू बच रही है, 300। तो बस अब आप आगे तो आप समझदार हुई, एन को रखना इसी तरफ, बाकी ये जितने भी नंबर्स हैं और यूनिट है इन सबको दूसरी तरफ भेज दो, है ना। तो आपका जो आंसर है वो एक नंबर के साथ एक यूनिट मोल इस फॉर्म में आ जाएगा। एग्री करते हो सब लोग इससे? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह Yes. से जब भी आपको यूनिट्स में कंफ्यूजन लगे ना कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस्ट तरीका होता है आप तो सारी वैल्यूज यूनिट्स के साथ डाल दो, सारी यूनिट्स के साथ डाल दो और सबको कैंसिल कर दो, ऑटोमेटिकली समझ में जाएगा किसको किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, किसको किस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सर हर क्वेश्चन में आर दिया हुआ क्या? नहीं, हर क्वेश्चन में आर नहीं दिया होगा, तो उस केस में तो अपन मान अपने हिसाब से कर लेंगे। आर की वैल्यूज वैसे अपन को पता भी है ना, मतलब ये वैल्यू अगर नहीं भी दी होती ना तो भी अपन क्वेश्चन कर लेते, यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन में आर नहीं दिया होगा वो आपको मान के चलना है, तो इससे आपकी वैल्यूज आ जाएगी एन की वैल्यू हो जाएगी मोल में। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। मोल्स ऑफ हीलियम आपका आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो आपका मास ऑफ हीलियम आ जाएगा किस में, ग्राम में आएगा, क्योंकि आप मोलर मास रखोगे ग्राम में, तो आपका मास ऑफ हीलियम आ जाएगा ग्राम में,
राइट। यस तो यहाँ पे जो है आपका मास ऑफ हीलियम आ जाएगा किसमें, ग्राम में, है ना। तो अगर आप एम डैश कैलकुलेट कर रहे हो तो ये जो आपका ग्राम में आया है इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना और फिर इसको 100 में ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि अपन को एम डैश जो है वो केजी में देना है, राइट। मतलब इसमें फिर से अगेन यूनिट्स की बात आ रही है। देखो यहाँ पर भी अपन ने केजी में लिखा है, डेंसिटी यहाँ पे ध्यान दो केजी पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पर भी मास केजी में आ रहा था, यहाँ पर भी मास केजी में आया था, ये क्या बोलते हैं, ये वाला मास, है ना। वॉल्यूम ऑफ बलून जो अपन कैलकुलेट करेंगे ना, एक मिनट, ये क्या था, ये किसका मास था, ये तो ये मास अपन को निकालना है। पेलोड का फाइंड हाँ करना है। पेलोड का मास है, तो ये मास तो अपन को निकालना है, तो ये अपन को केजी में चाहिए, ये वैल्यू केजी में है तो ये भी केजी में आएगी एम डैश, तो ये भी केजी में आएगा, और इसमें जो हीलियम का मास है वो भी अपन को केजी में रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले से आएगा हीलियम का मास सॉल्व होके ग्राम में, क्योंकि मोलर मास जो है वो ग्राम में आता है, ठीक है। तो उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करके फिर इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। हाँ चंद्रमान, मैं 1 मिनट उस पॉइंट पे आता हूँ। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन पूरा हर एस्पेक्ट पे, यस कॉन्सेप्ट वाइज फिर कैलकुलेशन वाइज, ठीक है। तो अब देखो चंद्रमान का जो डाउट था उस पर आ जाते हैं अपन। वो था कि वैक्यूम होती तो, है ना। तो देखो वैक्यूम अगर होती तो आप यहाँ पे लेते डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून, ये वाला टर्म तो सेम रहता, क्योंकि वैक्यूम अगर आई है तो भी एयर तो डिस्प्लेस हुई है, एयर की डेंसिटी और वॉल्यूम, बलून की कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होती, तो वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू जी, यस ये वाला पार्ट सेम रहता है इक्वेशन का। पेलोड का मास तो खैर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाले पार्ट में देखो किसमें चेंज आता, बलून का मास तो उतना ही है जितना था, गैस इनसाइड में क्या आता, 0, है ना, ये वाला टर्म 0 हो जाता। जीरो कैसे? अरे वैक्यूम अगर है तो कुछ नहीं है ना, मतलब खाली है, अच्छा हाँ ठीक है तो ठीक। ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना उस केस में, यस ठीक है। सर। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा उस केस में, तो बस मतलब यही चेंज होगा और क्या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इससे कंक्लूजन क्या कह सकते हैं मतलब? वैक्यूम का मेरे हिसाब से इसलिए नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि अगर तुम वैक्यूम यूज कर दोगे ना तो दिक्कत है कि वो सिकुड़ जाएगा बलून यार, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बाहर एयर है और अंदर तुमने बना दी वैक्यूम, तो ये बलून क्या है, ये लोहे का तो होता नहीं है ना, कि इसके सरफेस में इतनी स्ट्रेंथ हो कि ये एयर के प्रेशर को सह ले, ये होता है वो किसका, मतलब प्लास्टिक प्लास्टिक का होता है ये, तो ये क्या रबर सिकुड़ टाइप। जाएगा, रबर मतलब श्रिंक हो जाएगा ये। यस सर। तो जब वो श्रिंक हो जाएगा तो फिर बॉइंट फोर्स कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि बलून की जो वॉल्यूम है वो लगभग 0 के आसपास पहुंच जाएगी, तो सर उड़ेगा ही नहीं तो ना। उड़ेगा ही नहीं वो, तो इसलिए वैक्यूम अपन बनाते नहीं है ना। यस तो समझ में आ गया पेलोड टॉपिक। यस तो ठीक है भाई, अपन अब अगले टॉपिक पे आते हैं आगे। अगला टॉपिक है कितना, 5:06 हो रहा है ना, 5:30। डिस्कशन कर ले पहले फिर आ जाएंगे अगले टॉपिक पे, क्योंकि अगला टॉपिक अगर अपन ने चालू किया तो डिस्कशन फिर नहीं हो पाएगा। अगले टॉपिक पे जाते हैं अपन, मतलब सॉरी डिस्कशन पे जाते हैं, इन केस अगर टाइम बचा तो फिर अगला टॉपिक भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, इसलिए सब लोग 5:30 तक जुड़े रहना। हाँ बताओ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 राइट। यस हाँ भाई बोलो। क्वेश्चन 1 सर कैसे करेंगे समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन 1, सर ये 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, क्वेश्चन 1 पूछ रहे हो ना तुम, ये यस सर देख लेते हैं। तो इसमें एक सेकेंड, हाँ ये है क्वेश्चन 1।
आइडेंटिफाई अ रिएजेंट from the following list which can easily distinguish between 1 butene and 2 butene. 1 butene या ब्यूट 1 आइन एक ही चीज होती है। ये मतलब कन्वीनियंस के लिए इन्होंने बना दिया है कि जैसे ब्यूट फिर नंबर बीच में लिखना पड़ता है ना, तो उस कन्वीनियंस के लिए इन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई नंबर आप बाहर लिख दो। तो अगर कहीं ऐसे लिखा हो ना 1 ब्यूटाइन, इसका मतलब वही है ब्यूट 1 आइन। ठीक है। यस सर, सर फिर तो हो जाएगा। हाँ, तो मतलब कुल मिला के वही है, जो तुमको समझ में आ रहा है ना, वही है ये चीज जो तुम मतलब सेंस कर पा रहे हो। तुमने जब ये पहले देखा होगा 1 ब्यूटाइन या एन 2 ब्यूटाइन, तो तुम्हें एक रफ आइडिया तो लगा होगा कि किस चीज की बात कर रहा है ना। यस सर। मतलब जो पोजीशन की अपन बात कर सकते हैं वो आइन की ही पोजीशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ग्रुप है ही नहीं जिसका पोजीशन आपको देखना है। तो सर वहां पर ब्यूट 2 आइन होना चाहिए। हाँ वैष्णवी, उसका मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से आ सकता है ये। इस तरह के नाम जनरली तब आते हैं जब एक ही ऐसा ग्रुप हो जिसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये वो ऐसे जो नाम लिखना सही है क्या? कैसे, ऐसे ही 2 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन। हाँ मतलब यूज होते हैं ये नाम, बिल्कुल यूज होते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल कैसे दूं मैं, जैसे ब्यूट 2 आइन ये तो हो गया 2 ब्यूटाइन। और भी जगह यूज हो सकता है, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन 3 ओन। 3 ओन तो खैर नहीं हो सकता, 2 ओन हो सकता है। तो इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं 2 प्रोपेनोन, क्योंकि वो तो यार देखो सीधी सी बात है, मतलब लॉजिकली अगर देखोगे तो जो नंबर है वो इसके लिए यूज हो रहा है, प्रोपेन के लिए तो कोई नंबर यूज होगा नहीं, है ना। जो नंबर है वो इसकी पोजीशन को इंडिकेट करेगा। तो अगर जैसे एक ही ग्रुप है तो ये बात वो हो जाती है बाय डिफॉल्ट कि अगर एक ही ग्रुप है और कोई नंबर दिया है नाम में, तो वो जो नंबर है वो उस एक ही ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करेगा। तो फिर वो आप नंबर कहीं भी लगा दो, आपको वो आप तो पता ही है कि ये जो नंबर है ये उसी ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करेगा। तो इसलिए इस तरह के सिंपल सिनेरियोज में इस तरह के नाम यूज हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में नहीं होगा ऐसा। ठीक है। जब जहां पे मल्टीपल ग्रुप्स लगे हों अलग अलग, वो अलग अलग पोजीशन पे लगे हों, तो उस टाइम पे अपन नाम के सामने नंबर्स को नहीं लिख सकते, मल्टीपल नंबर्स को, क्योंकि उसमें अपन को समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा नंबर किस ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। और बताओ। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ सर, हो जाएगा। हाँ भाई, और बताओ। और कोई है? क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया था, है ना? कोई और नहीं है तो फिर आगे बढ़ूं मैं लेक्चर के साथ ही। पार्ट 2 क्वेश्चन 4। पार्ट 2 क्वेश्चन 4, एक सेकेंड रुको। पार्ट 1 का क्वेश्चन 1 था और पार्ट 2 क्वेश्चन 4। तो ओजोनोलाइसिस, हाँ, ozonolysis of an organic compound A produces acetone and propyne aldehyde in equimolar mixture. Identify A from the following compounds. हाँ चंद्रमान, बताओ इसमें क्या डाउट है? सर प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये क्या है सर? प्रोपियोन एल्डिहाइड, एक मिनट रुको। तो देखो, इसमें दो ऑप्शन खैर कम हो गए, लेकिन ठीक है अपन उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अपन को दिख रहा है आंसर सामने। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, है ना, ए के ओजोनोलाइसिस से प्रोड्यूसेस एसीटोन।
एसीटोन एंड प्रोपाइन अल्डिहाइड इन इक्विमोलर मिक्सचर। देखो प्रोपाइन अल्डिहाइड मतलब जैसे मान लो ये क्वेश्चन टेस्ट में आ गया और इसका मतलब अपन को पता नहीं है ना, अपन अंदाजा मारने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है, कि ये क्या हो सकता है पोटेंशियली, है ना। तो प्रोप मतलब 3 और अल्डिहाइड, तो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि प्रोप मतलब 3 और ये एल्डिहाइड, ये हो सकता है ना। तो अब देखो जैसे अपन को क्लियर कट पता नहीं है, तो अब जैसे अपन हिट एंड ट्रायल मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो पहले मैंने ये अज्यूम कर लिया कि प्रोपेनल्डिहाइड ये है ना। अब मैं कोई आंसर निकालने की कोशिश करूंगा कि इतने से आंसर निकल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ओजोनलाइसिस से ये दोनों बनते हैं इन इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का क्या मतलब है, इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब ये कि जितने मोल्स ये बनेगा उतना ही मोल्स ये बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो Yes. अब आप एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो। जैसे मान लो आपने पहला ऑप्शन चेक किया कि जैसे पहले ऑप्शन में लिखा है 1 पेंटीन, है ना, तो ये पेंटीन का स्ट्रक्चर बना लो, राइट। अब जब आप इसका ओजोलाइसिस कराओगे तो भाई देख के समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट्स तो बनेंगे नहीं जो दोनों आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ए तो गलत आंसर है, राइट। फिर ये क्लियर हुआ चंद्रमान, ये गलत आंसर है। Yes, sir. फिर जैसे बी वाला अपन देखते हैं, बी वाला देखो 2 मिथाइल 2 पेंटीन, है ना, पेंटीन इसके सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे ही पेंटीन लगा हुआ है, मतलब ये, राइट, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। अब इसका आप कराओ ओजोनलाइसिस, तो जब आप इसका ओजोनलाइसिस कराओगे तो आपको दिखेगा कि जहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से डबल बॉन्ड ओ आ गया, तो ये हो गया एसीटोन, है ना। ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ये है और जो ये है वो ये है प्रोपाइन अल्डिहाइड, ठीक है। तो अब देखो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मेन मुद्दा ये है, ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है जहां पर स्टूडेंट को एक नया वर्ड डाल के उसे डराने की कोशिश की गई है ना। नया वर्ड कैसे, कि कोई भी स्टूडेंट ये वर्ड पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा कि यार ये कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है ना। तो उसका उस चीज में टाइम खराब हो सकता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, जबकि इतना टफ वो है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचने की कोशिश करो तो ये नाम ये कह रहा है कि प्रोपाइन मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन और इसमें तीसरे कार्बन पे एल्डिहाइड आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, मतलब सर क्वेश्चन लॉजिकली उस नाम का मतलब निकालें तो क्या होगा? प्रोपियन आयन का मतलब क्या है? आयन। इसका ये आईयूपीएसी नेम नहीं है इस नाम का। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो कंपाउंड है सॉरी, ये जो कंपाउंड है ये नाम इस कंपाउंड का कॉमन नेम रहा होगा। कॉमन नेम हो सकता है, आईयूपीएसी नेम तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। यस सर। तो अब कॉमन नेम कुछ भी हो सकता है, तो या तो आपको कॉमन नेम याद हो, क्वेश्चन ने वैसे जानबूझ के ऐसा नाम लिया है ताकि स्टूडेंट वैसे लॉजिक से ही कर दे इसको, है ना। यस सर। बात समझ में आ रही है। देखो ये बात सही इसलिए भी है, इसको अपन वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपना आंसर मैच कर रहा है ना। अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड बनाओगे जो गलत है तो फिर ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। क्वेश्चन मतलब टफ इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट की पहली चीज एक तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक कर रहा है और दूसरी चीज उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी चेक कर रहा है। 2 एबिलिटी चेक हो रही है यहाँ पे। नॉलेज वॉलेज तो चेक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत आसान है, ये ओजोनलाइसिस कराना है, ये सबको पता होता है, तो नॉलेज नहीं चेक हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टफ क्यों है वो मैंने बता दिया कि क्योंकि ये दूसरे एस्पेक्ट पे हिट करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रही है चंद्रभान। यस तो सर। ये क्वेश्चन अगेन उस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया जहां पे मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन कई बार आपको लैंग्वेज में या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जहां पे आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन टफ है या इसको छोड़ देना चाहिए या ये हमारी पहुंच से बाहर है। बाद में जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं वो एक्चुअल में हमारे पहुंच के बाहर नहीं था, है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। क्लियर। सर एक डाउट और है। हाँ बताओ।
सर ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने देखा है सर ओजोनोलाइसिस दिखाते हैं बस सर। सर लेकिन स्पेसिफाई करना चाहिए ना सर, रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है। यार ओजोनोलाइसिस बाय डिफॉल्ट वो रिडक्टिव ही मानते हैं यार, है ना। यस तो सर। ओजोनोलाइसिस, अच्छा सिर्फ ओजोनोलाइसिस लिखा होता है तब तो तुम कह रहे हो, यस सर। वो तो यार रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही मानते हैं। और वैसे वो ऑप्शंस देख के भी समझ में आ जाता है यार, मतलब ईमानदारी की बात अगर तुम पूछो, ऑप्शंस देख के समझ में आ जाता है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से ये 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब जैसे ये जो प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से बन ही नहीं सकते, यस पॉसिबल नहीं है ना, ये तो यहाँ एसिड बन जाएगा, यस सर। है ना। तो इस तरह से मतलब वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्लियर रहती है, बस वो अलग बात है कि स्टूडेंट सारे डॉट्स को लिंक नहीं कर पाता। क्वेश्चन जनरली अपने आप में कंप्लीट ही होता है, ठीक है। यस और बताओ। सर। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, हाँ भाई इसमें बताओ क्या डाउट है। सर मेरा आंसर मतलब ये भी सही आ रहा था और ये भी सही आ रहा था, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही आ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही आ रहे थे, है ना। को देख लेते हैं। तुम्हें फर्स्ट और सेकंड में डाउट है ना। सेकंड क्या है, नियोपेंटेन, राइट। सर सेकंड तो हो गया था, फर्स्ट में मतलब सही फर्स्ट आ में रहा था डाउट है तो आंसर। ठीक है, फर्स्ट ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर मास 70 U, मॉलिक्यूलर मास उसका दिया हुआ है, गिव्स ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। तुम कह रहे हो कि पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, ये कह रहे हो। तो शायद। तो देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर मास 72U, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 72U आ रहा है क्या, पहले तो ये चेक कर लो। आ रहा है। चार कार्बन, चार कार्बन का मास कितना है, 12 4 जा 48, प्लस एक क्लोरीन का मास कितना होता है 17, प्लस इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, C4, C4 है तो H होगा आपका 10, क्लोरीन का मास 17 क्यों लेंगे? H9 9 9 होगा, हाँ बोलो। क्लोरीन का मास 17 क्यों लेंगे सर? ओ 35.5, सॉरी, क्लोरीन का मास होगा 35.5। अब इसको जोड़ के देखो, नहीं सर, नहीं आ रहा। है ना। तो ये यही आंसर सही नहीं आ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता फिर फर्स्ट ऑप्शन, यस है ना। तो फिर आगे की बात तो कहानी खत्म हो गई, राइट। और यस बताओ। सर। नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ, कैरियस मेथड, यही वाला, राइट। यस सर। भाई बाकी लोग भी सवाल करके क्वेश्चंस पूछा कर यार, एक स्टूडेंट पूछता रहता है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि चंद्रभान को इनडायरेक्टली कितने लोगों की दुआ लग रही होगी यार, कितने लोगों के बिहाफ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। कौन सा क्वेश्चन था ये, 10th कि 9th। नाइन्थ। 9th। चंद्रभान जन्नत में जाओगे तुम। इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोजेंस को एस्टिमेट करना है वो तो चलो ठीक है। 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको 250 मिलीग्राम गेव 141 ग्राम मिलीग्राम ऑफ AgBr, ये आपको कैरियस मेथड से AgBr देता है 141 मिलीग्राम, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज, इसमें डाउट क्या है चंद्रमान, बताओ थोड़ा।
सर मैं बस प्रोसीजर पूछ लेता हूँ सर, क्योंकि सर मुझे लग रहा है कि सर, या सर इसमें ऐसे निकालते हैं ना कि बताओ। वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन वेट ऑफ AgBr इंटू 100। नहीं नहीं, आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इसका वेट रखा होगा ना डिनोमिनेटर में। हाँ सर, तो यही गलती हो गई। हाँ, वो लॉजिकली समझ में आ रहा है ना तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यस। ठीक है, इसमें और एक्सप्लेन तो नहीं करना, हो जाएगा इतने में। हाँ सर, हो जाएगा। चलो ठीक है, और बताओ। सर अब तो नहीं होगा। हो गए। तो कितने, 7 मिनट बचे हैं, अपन 7 मिनट में आगे पढ़ लेते हैं अब, है ना। तो एक सेकेंड रुको, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। गैसियस स्टेट, काफी लोग लेकिन चले भी गए हैं यार। अब ऐसा करो, अपन क्वेश्चन कर लेते हैं ना, पढ़ने से अच्छा अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक सेकेंड रुको। ये है शीट सामने, तो मैं एक आध अच्छा टफ वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी। गैस ऑक्यूपाइज गैस कूल, ये तो सिंपल है। व्हाट टेम्परेचर, ये सिंपल है। सेम प्रेशर रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट, A3 कर सकते हो। ये वाला कर लो, A7। ये क्वेश्चन ट्राई करें सभी लोग, भले ही पूरा सॉल्व मत करना, सॉल्व घर पे करके मैच कर लेना आंसर, बस समझ लो कि करना कैसे है। सब लोग सोच लो, इसका पाथ बना लो, कैसे करना है, कौन सी वैल्यू उठा के कहाँ से डालेंगे, फिर मैं 1 मिनट में इसको डिस्कस करता हूँ। देखो भाई, एक गैस सिलेंडर है आपके सामने, है ना। सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। गैस सिलेंडर है जिसके अंदर 320 ग्राम ऑक्सीजन है। तो आपको वेट से, शायद एक ही टाइप की गैस है, पूरे में ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो फिर अपन वेट, जो भी वेट होगा वो ऑक्सीजन का ही होगा, है ना। तो वेट आपको पता है पहली कंडीशन में ऑक्सीजन का, एट प्रेशर प्रेशर आपको पता है, टेम्परेचर T1 पता है, सिलेंडर के अंदर, है ना। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड एस्केप, कितनी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी कब, अगर पहले सिलेंडर को हमने हीट किया है 133 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। मतलब अब अपन ने क्या किया है, ये तो अंदर तो भरी हुई है गैस, अब अपन ने क्या किया है, इसको हीट करना चालू कर दिया। तो हीट करना चालू करने से जो सिचुएशन है वो सेकेंड सिचुएशन में पहुंच जाएगा सिलेंडर, है ना। तो सेकेंड सिचुएशन में सिचुएशन क्या हो जाएगी, इफ फर्स्ट द सिलेंडर वर हीटेड टू 133 डिग्री सेल्सियस, तो सिलेंडर जो है वो, इसका जो टेम्परेचर है ये T2 हो चुका है, T2 की वैल्यू ये दी हुई है ना, सेकेंड सिचुएशन में। और क्या किया है इसमें, एंड देन द वॉल्व वर हेल्ड ओपन, ठीक है। तो टी टू टेम्परेचर है। अब देखो, क्योंकि सिलेंडर बंद है, तो जितना मास पहले था ऑक्सीजन का उतना ही मास बाद में भी रहेगा, क्योंकि सिलेंडर बंद है तो बाहर तो निकल नहीं सकती ऑक्सीजन। तो जो W2 है वो तो W1 के बराबर ही रहेगा, W1 पता है आपको,
है ना। अब प्रेशर हो सकता है चेंज हो गया हो, क्योंकि आपने गर्म किया है, तो इसलिए अपन प्रेशर पे कोई कमेंट अभी नहीं कर रहे। अपन आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। एंड देन द वॉल्व वर हेल्ड ओपन। तो सिलेंडर में, सिलेंडर के ऊपर एक्चुअली एक वॉल्व रहती है ना। तो अभी तो वॉल्व बंद है, क्लोज्ड क्लोज्ड। थर्ड कंडीशन में हमने क्या चेंज किया है, हमने वॉल्व को कर दिया ओपन, है ना। वॉल्व को आपने ओपन कर दिया है, तो आप पहुंच जाओगे थर्ड सिचुएशन में सिलेंडर की। देखो थर्ड सिचुएशन में क्या कह रहा है, एंड द वॉल्व वर हेल्ड ओपन अंटिल द गैस प्रेशर वाज 1 atm। तो वॉल्व आपने क्या किया है, वॉल्व आपने कर दिया ओपन। तो ओपन करने से भैया क्या होगा, जो गैस अंदर भरी हुई थी अब वो बाहर निकलेगी, सीधी सी बात है, निकलना चाहिए। तो अब वो बाहर निकलेगी, तो जो मास है वो चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए अपन ने थर्ड कंडीशन में W3 मास है गैस का अंदर, और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो P3 की वैल्यू इन्होंने बताई है 1 atm। तो ये प्रेशर अपन को पता है। द टेम्परेचर बीइंग मेंटेन्ड एट 133 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो थर्ड सिचुएशन है, इसमें भी टेम्परेचर उतना ही है जितना सेकेंड सिचुएशन में था। तो जो T3 है वो भी एक्चुअली T2 के बराबर होगा। तो T2 की वैल्यू भी अपन को पता है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहा था कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड एस्केप, है ना। ऑक्सीजन का कितना मास बाहर निकला होगा। मतलब क्वेश्चन एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है, मैथमेटिकली अगर अपन को एक्सप्रेस करना हो तो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर W1 माइनस W3। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं। ये जो डिफरेंस है, इतना ही तो ऑक्सीजन बाहर निकली होगी। यस तो बस अपन को ये टर्म जब कैलकुलेट हो जाएंगे W1 W3, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन चेक करते हैं, है ना, उल्टा चालू करते हैं क्वेश्चन को। क्या W1 अपन को पता है, हाँ W1 अपन को पता है। तो भाई ये टर्म तो अपन को पता है। W3 अपन को पता है, नहीं पता, है ना। तो अपन को दिमाग लगाना है W3 को निकालने में, राइट। तो अब अपन चालू करते हैं उल्टा, हम अपना फोकस लाते हैं W3 निकालने पे, है ना। W3 मतलब सीधी सी बात है, मोल्स पता है तो मास पता है। तो आप तो N3 निकाल लो, ठीक है। मोलर मास तो आपको पता ही है क्योंकि ऑक्सीजन गैस है। तो अगर आप मोल्स निकाल लोगे तो आपको W3 पता चल जाएगा, खेल खत्म। मोल्स निकालने के लिए PV इज इक्वल टू NRT लगाना पड़ेगा थर्ड सिचुएशन में, है ना। P3V3 इज इक्वल टू N3RT3, राइट। अब अपन देख लेते हैं अपन को इसमें क्या क्या पता है। अपना टारगेट क्या है, टारगेट को पहले एनसर्कल कर लो। N3 हमको निकालना है, बाकी चीजें पता होना चाहिए। क्या आपको P3 पता है, P3 पता है, T3 अपन को पता है, T3 T2 के बराबर है ना। तो P3 अपन को पता है, T3 पता है। क्या आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे नहीं पता है ना। तो अब अपन को वॉल्यूम यहाँ पे सिलेंडर का निकालना पड़ेगा। तो अब अपन को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और देख लो, आर पता है, आर तो पता होता है। इसका मतलब अपन को कहाँ पे निकालना है, अपनी कहानी कहाँ पे अटक गई है, वॉल्यूम पे। तो अब अपन अपना फोकस ले आएंगे वॉल्यूम निकालने पे, V3, ठीक है। अब भैया ध्यान दो, जो V3 है वो V2 और V1 वो तो सब बराबर है। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं ना, क्योंकि सिलेंडर तो फिक्स है ना, सिलेंडर की बाउंड्रीज तो फिक्स है, राइट। तो जो V3 है वो V1 और V2 के बराबर है ना। तो अगर आपको V3 V3 निकालना है, हाँ बोलो। सर V3 वाले केस में सर खोल दिया था ना सर, उसमें सारी गैस निकल गई होगी सर, वॉल्यूम हाँ बराबर है। तो ध्यान से समझो, सारी गैस नहीं निकली, कुछ गैस निकली है ना। W3 अपन बोल रहे हैं, मतलब कुछ गैस अभी है, मतलब कुछ गैस निकली होगी। पूरी तो इसलिए नहीं निकलेगी ना, क्योंकि पूरी निकल जाएगी तो अंदर वैक्यूम बन जाएगा। तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर वैक्यूम है। तो गैस तो तब तक निकलती है जब तक अंदर का और बाहर का प्रेशर ना बराबर हो जाए। ये देखो, एक क्वेश्चन यस ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा भी है अंटिल द गैस प्रेशर वाज 1 atm। जैसे ही गैस का प्रेशर 1 atm हो जाएगा, तो बाहर भी प्रेशर 1 atm है, अंदर भी प्रेशर 1 atm है, गैस बाहर निकलना बंद कर देगी, यस है ना। तो अपन को एक्चुअली क्या देखना है कि हमारी जो, हमें इतने वॉल्यूम में कितनी गैस आएगी वो देखना है हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है चंद्रमान। तो ये जो वॉल्यूम है ये तो यस फिक्स है ना, सिलेंडर थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो यस V3 है वो V2 और V1 के बराबर होगा। तो अब आप देख लो, आप V3 तो निकाल नहीं सकते,
क्या आप V1 निकाल सकते हो या क्या आप V2 निकाल सकते हो? दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल लो तो V3 पता चल जाएगा। तो V1 को चेक कर लो पहले। V के लिए क्या क्या आपको पता है? मास पता है, मतलब मोल्स पता है, N P T। देखो आपको तीनों चीजें पता है। तो इससे आप मोल्स निकाल सकते हो, सॉरी वॉल्यूम निकाल सकते हो V1, है ना? यस सर। तो देखो V3 निकालने के लिए मैं अपना फोकस ले आया हूँ अब V1 पे। तो V1 के लिए हमने देखा P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1। जब आप देखोगे तो आपको P1 V1 और N1 तीनों पता है इसमें, है ना? P1 N1, है ना? इससे आपको N1 पता चल जाएगा, P1 N1 और T1। तो मतलब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये तो पता होता ही है ना? मतलब आपको V1 पता चल गया, V1 पता चल गया, मतलब V3 सर पता चल गया। सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर, ये वॉल्यूम तो सर इस टेम्परेचर पे आएगा ना सर, लेकिन अच्छा सर एक जो एक मिनट में अपन बताता हूँ तुम्हारा डाउट, एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन खत्म कर लूँ। ठीक है, V3 पता चल गया तो आपको ये वाला टर्म पता चल गया, मतलब आपको N3 पता चल गया, मतलब N3 पता चल गया, मतलब W3 पता चल गया। वापस आ जाओ, ये W3 पता चल गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब बोलो चंद्रभान क्या कह रहे हो? सर जो V1 आएगा सर वो तो इस टेम्परेचर पे आएगा ना, जो तुम लोग देखो लेकिन सर देखो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। जो गैस की वॉल्यूम है, अगर अगर कंटेनर क्लोज्ड है, ध्यान से सुनना, अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो गैस कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर, यस सर। है ना? अब सर पूछो लेकिन इसके, हाँ टेम्परेचर बोलो बोलो बोलो। STP वाला नहीं दिया है ना। टेम्परेचर STP वाला नहीं दिया है, मतलब इस केस में बोल रहे हो क्या, V1 के केस में? यस सर। टेम्परेचर STP वाला नहीं दिया है तो वॉल्यूम तो इस कंडीशन में आ जाएगी ना कंटेनर की। मतलब STP वाला क्यों देना जरूरी है? मैं एग्जैक्टली तुम्हारा डाउट शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। STP क्यों होना चाहिए था, मतलब मेरा सवाल ये है। तो फिर वॉल्यूम अलग आएगी। वॉल्यूम तो अलग हो ही नहीं सकती मेरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है ये बंद है, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड वॉल्यूम है इस कंटेनर की। तो ऐसे केस में गैस की वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहती है, गैस की वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती। टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर चेंज हो सकता है अंदर का, वॉल्यूम नहीं चेंज होगी। तुम थोड़ा फिजिकली फील करने की कोशिश करो तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे अपन ये लिख रहे हैं ना, P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1। N1 तो कांस्टेंट है क्योंकि आपका सिलेंडर बंद है ना? जो तुम वॉल्यूम की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि अगर तुम जितना ज्यादा हीट करते जा रहे हो टेम्परेचर को, मतलब ये वाला टर्म तुम जितना ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हो, उससे ये वाला टर्म इंक्रीज होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना अंदर का, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। Yes, सर सर समझ में? वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए ना सर, वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं बढ़ प्रोपोर्शनल पाएगी ना भाई, टेम्परेचर कैसे के। बढ़ पाएगी यार? बंद है ना, क्योंकि भाई सिलेंडर, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी, सिंपल सी बात है बहुत। सिलेंडर बंद है, उसके पास जगह ही नहीं है वॉल्यूम बढ़ने की, तो कैसे बढ़ेगी वॉल्यूम? तो एक ही कंडीशन में इसकी बढ़ सकती है, जब सिलेंडर फट जाए। बात समझ रहे हो? जब तुम इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो कि गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए अंदर कि वो इसके बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर दे, वो मेटल को भी ब्रेक कर दे, उस केस में सिलेंडर फट जाएगा। वॉल्यूम इसकी चेंज यस नहीं हो सर। सकती। मतलब वो इसमें दो ही सिचुएशन होगी वॉल्यूम में, या तो वॉल्यूम रहेगी ये फिक्स, या फिर वॉल्यूम हो जाएगी एकदम इनफाइनाइट। बीच का कुछ सिचुएशन होगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यस सर। जो वॉल्यूम की चेंज करने की हम बात करते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल कंटेनर्स में होता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जो होता है ना, उसमें ऐसे पिस्टन रहता है ऊपर से। तब अपन वॉल्यूम चेंज की बात करते हैं कि भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो है ये ऊपर मूव करेगा, तो गैस की जो वॉल्यूम है वो चेंज होती जाएगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन का मैंने पाथ आपको बता दिया, इसको आप अब सॉल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय टिल देन, वेलकम एवरीवन इन एडवांस।